नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग डेली मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में हम लोग 80वां पार्ट देखेंगे, 80वां पार्ट देखेंगे और पार्ट 80 है आज का। और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स यूपीपीसीएस मेंस 2019 और 20 के लिए आंसर राइटिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी करा दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए लेट न करते हुए आज का जो प्रश्न है प्रश्न को देखते हैं। देखिए जो पेपर फर्स्ट का आज का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 159 है और 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से लिखना है, ठीक है। लिखने से पहले वही सावधानियां कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में आप लोगों को क्या करना है कि जैसे डेटा है, डायग्राम है, जो उत्तर लिख रहे हैं उसमें लयबद्धता होनी चाहिए, एक सीक्वेंसिंग होनी चाहिए। इसके साथ में जो आप लिख रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी हैंडराइटिंग अगर अच्छी है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। लेट ना करते हुए आज का जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 1929 से 1932 की जो महामंदी आई थी, वैश्विक महामंदी, तो उस विश्व मंदी का वर्णन कीजिए तथा इसके परिणामों को बताइए। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए मंदी की स्थिति क्या होती है, ठीक है। आर्थिक क्रियाएं जितनी भी होती हैं उनका समायोजन जब देश में किसी भी अर्थव्यवस्था में जब ठीक नहीं होता तो वह स्थिति आर्थिक मंदी की कहलाती है, ठीक है। डिमांड जो होती है बहुत ही ज़्यादा गिर जाती है, तो ऐसी प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं। और यह जो 1929 में मंदी आई थी तो इसकी शुरुआत जो हुई थी, देखिए 1929 में जो वैश्विक मंदी आई थी तो इसमें अमेरिका से शुरुआत होती है और रूस को छोड़कर, ध्यान रखिएगा, रूस को छोड़कर इस मंदी ने पूरे विश्व को जकड़ लिया था अपनी जद में। और यह जो मंदी थी, ठीक है, 1929 से 1932 की मंदी के कारणों को देख लेते हैं। सबसे पहला कारण तो यही था कि जो प्रथम विश्व युद्ध था, ठीक है, तो 14 से 18 19 तक जो चलता है तो उसमें विश्व युद्ध के कारण बहुत सारे देश जो थे वो गरीबी की स्थिति में आ चुके थे। सभी अर्थव्यवस्थाएं अपने आप को तीव्र गति से विकास करना चाहती थी, तो इसीलिए सभी देशों ने क्या किया कि जो उद्योग धंधे थे, कल कारखाने थे, इनका विस्तार किया। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो मांग थी उस पर ध्यान नहीं दिया। भाई डिमांड ही नहीं होगी, आप विस्तार करते चले जाएंगे तो क्या होगा, ऐसी स्थितियों में मंदी की स्थिति आ जाएगी, ठीक है। आर्थिक विषमता बहुत ज़्यादा देखी गई कि जैसे आर्थिक विषमता जो थी वो उसमें देखिए जो उद्योग और कल कारखाने लगाए गए तो उससे पूंजीपतियों को तो लाभ हुआ, लेकिन गरीब और ज़्यादा गरीबी वाली स्थिति में पहुंचता गया। जिससे क्या हुआ कि जो क्रय शक्ति क्षमता थी, जो बिल्कुल गरीब तबके के लोग थे तो उनकी क्रय शक्ति की क्षमता जो थी वो बहुत ज़्यादा निम्न होती चली गई। और यही अमेरिका में भी हुआ। अमेरिका में भी बहुत तेज़ी से विकास हुआ, बहुत तेज़ी से उसने डेवलप किया अपने आप को और तकनीकी के माध्यम से जो चीज़ें हैं अपने देश का विकास किया। लेकिन उसने क्या किया, मतलब वहाँ पर ऐसी स्थितियाँ बन गई कि डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई, तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो दिखाई देने लगी। अब देखिए आर्थिक संरक्षणवाद ने भी जो वैश्विक मंदी थी उसको आने में योगदान दिया कि जैसे युद्ध के बाद सभी देश क्या हैं, सभी देशों ने अपने अपने प्रोडक्ट्स को संरक्षित करने का प्रयास किया, ज़्यादा से ज़्यादा शुल्क लगाने का प्रयास किया, ठीक है। अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा ना हो तो अपने जो प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, उत्पाद थे, तो उन पर संरक्षण की नीति अपनाई गई, जिसके कारण वैश्विक मंदी आई। एशिया और रूस की स्थिति को देख लेते हैं। तो जैसे देखिए 1929 के आसपास में भारत में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन, अन्य देशों में भी जो स्वाधीनता के लिए आंदोलन लोग कर रहे थे, तो ऐसी स्थितियों में भी जो देश में स्थितियां थी, उथल पुथल थी, उसने भी वैश्विक मंदी को शुरुआत करने में योगदान दिया। अब देखिए और क्या अगला पॉइंट होता है, असंतुलित विकास। देखिए असंतुलित जो बैलेंस करके अगर जो डेवलपमेंट नहीं करते तो ऐसी स्थितियां दिखाई देती हैं कि जैसे अमेरिका है, पश्चिमी यूरोपीय देश जो थे तो इनमें तीव्र विकास होता है। लेकिन यहीं पर अगर हम देखेंगे तीसरी दुनिया के दो देश जो विकासशील देश हैं, तो ऐसे देशों में क्या हुआ, विकास हुआ नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, मंदी की स्थिति आने लगी, वैश्विक स्तर पर यह मंदी आई। अगली चीज़ क्या आई, कृषि का यंत्रीकरण किया गया। अब देखिए
कृषि का यंत्रीकरण का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि भाई प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए और मशीनों से हम कार्य लेने लगे। तो ऐसी स्थितियों में क्या हुआ कि यंत्रीकरण तो हुआ, लेकिन लोगों के रोज़गार छिन गए। भाई एक पहले जैसे एक उद्योग में एक काम को पहले 10 लोग करते थे, अब वो एक सिंगल मशीन करने लगी आके, तो रोज़गार जो रोज़गार की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा निम्न हो गई, लोग बेरोज़गार होने लगे, उनकी जॉब जाने लगी। तो ऐसी स्थितियाँ बनने लगी और इन्हीं परिस्थितियों ने 1929 और 30 की मंदी को जन्म दिया। और क्या हुआ कि जैसे सट्टेबाजी की भी चीज़ें देखी गई। अमेरिका में जब कहा जाता है कि जो पूंजीपति वर्ग था उसने शेयर मार्केट और अन्य चीज़ों में वे सट्टा खेलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो औद्योगिक विकास था, उद्योग धंधों का विकास था, जो पूंजीपति वर्ग था उसने क्या किया कि उसने शेयर मार्केट में सट्टा खेलना स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से भी यह भी एक मंदी का कारण माना जाता है। अब देखिए, यह जो मंदी आई 1929 से 32 के बीच में, जो वैश्विक आर्थिक मंदी आती है, तो इसके जो परिणाम थे वो बहुत ही ज़्यादा भयावह हुए। हुआ क्या कि अमेरिका से ही शुरुआत हुई थी। अमेरिका का शेयर मार्केट है वॉल स्ट्रीट, ठीक है, तो यहाँ के शेयर बहुत ज़्यादा धड़ाम हो गए, बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखी गई इनमें, ठीक है। लोगों के बीच में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। यूरोपीय देशों पर भी इसका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव देखा गया, ठीक है। यूरोपीय देशों में भी बुरी स्थिति। भाई कहीं ना कहीं जब मंदी आएगी तो देशों में जो जर्मनी है, जैसे, ठीक है, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, अन्य देश जो थे, ठीक है, एशिया पर भी इनका प्रभाव देखा गया, जापान है, चाइना, अन्य देशों पर भी देखा गया, ठीक है। तो लोगों के क्या हुआ कि बेरोजगारी की स्थिति बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगी उस वैश्विक मंदी के कारण। जो उद्योग धंधे थे वो बंद हो गए, कल कारखाने बंद हो गए, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया होने लगी, वित्तीय घाटा, देशों का वित्तीय घाटा बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। और ये सर्वाधिक प्रभाव जो माना जाता है वो जर्मनी पर पड़ा, क्योंकि देखिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके बाद में जब स्थितियां बनती हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार जाता है, ठीक है। अब ऐसी स्थितियों में उसको हर जाने के रूप में बहुत सारा पैसा और सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि वो बहुत ही बुरी अर्थव्यवस्था में फंसता चला जाता है, ठीक है। और होता क्या है कि जो जर्मनी रहता है, जर्मनी ने अपनी एक आक्रामक नीति के कारण जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है उसमें पार्टिसिपेट करता है, और उसको हर जाने के रूप में अनेक क्षेत्र दे देने पड़ते हैं, बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। तो ये उसकी वित्तीय स्थिति, जो अर्थव्यवस्था की स्थिति थी, उसको बुरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसके अलावा भी क्या है कि जैसे जब वैश्विक मंदी आएगी तो प्रजातंत्र के प्रति अविश्वास बढ़ने लगेगा। कि जैसे देखिए बहुत सारी सरकारें थी, जैसे उस समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी, वो गिर गई थी, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, लोगों का विश्वास सरकार से उठता चला जाएगा, क्योंकि मंदी की स्थिति हमें दिखाई देती है, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, साम्यवाद का प्रसार हुआ। साम्यवाद का कहने का मतलब ये है कि रूस जो था, साम्यवादी शासन वहाँ पर था, ठीक है, और वहाँ पर मंदी नहीं आई थी, तो इसलिए लोगों का विश्वास बढ़ने लगा कि हाँ भाई, रशिया में अगर नहीं आई है, सोवियत यूनियन में अगर मंदी नहीं आई है, तो हमें उन्हीं के मॉडल को अपनाना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा परिणाम दिखाई देता है हमें। और क्या होता है, इसी के बाद में जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जर्मनी में हिटलर और मुसोलिनी इटली में, तो इन तानाशाहों का उदय भी होता है, जो आगे चलकर आगे के समय में द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों को बनाते हैं जाके, ठीक है। ये लोग भी जो द्वितीय विश्व युद्ध होता है, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, उसके लिए उत्तरदायी रहते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि जैसे विश्व बंधुत्व की भावना का शरण कर दिया जाता है कि भाई आप तभी आप विश्व को लेकर चलोगे जब आपकी स्थिति सही होगी। जब आपकी ही स्थिति नहीं सही है, आपकी अर्थव्यवस्था डावाडोल है, मंदी की स्थिति है, तो आप क्या करोगे, अपनी चीज़ों को, अपने जो नीतियां हैं उनको इस तरीके से फॉर्म करेंगे कि आपके प्रोडक्ट्स को सही पैसा, सही मूल्य मिल सके, ठीक है। देशों की अर्थव्यवस्था को, अपने अर्थव्यवस्था को बचाएंगे ना कि दूसरे की अर्थव्यवस्था को। तो ऐसी स्थितियां देखी जाती हैं और विश्व बंधुत्व की भावना को छोड़कर लोग अपने अपने अर्थव्यवस्था को देखने लगते हैं। तो ये भारी भरकम परिणाम हमें दिखाई देते हैं जो 1929 से 32 की जो मंदी आती है वैश्विक स्तर पर।
अब देखिए इस प्रश्न को 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। बहुत अच्छी तरीके से आप लोग लिखने का प्रयास करिए। और जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये आपका जो बीओ के एग्ज़ाम यूपीपीसीएस मेंस 2019 और 20 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो लोग भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, या तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देर न करते हुए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का सेकंड प्रश्न है दोस्तों, और पेपर सेकंड का है। प्रश्न संख्या 160 है और 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा क्या है, इसके प्रमुख लाभों का वर्णन कीजिए। देखिए शब्द सीमा का खास ख्याल रखना है, शब्द सीमा में ही आप लोगों को लिखना है। और क्या है कि जैसे जो सावधानियां हैं, ग्रामर की गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ में अन्य चीज़ें भी हैं कि जैसे आप जो लिख रहे हैं उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन पार्ट, तो तीनों में अगर एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, ये सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं तो आपका उत्तर अच्छा हो जाता है। आपकी हैंडराइटिंग अगर अच्छी है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके साथ में आप जो शब्दों का चयन करते हैं, शब्दों का चयन अच्छा करिए, शब्दों को अंडरलाइन भी करिए। इसके साथ में आप डेटा, डायग्राम, इन सारी चीज़ों का भी प्रयोग करिए। ठीक है, तो आज का जो दूसरा प्रश्न है उसको देखते हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा क्या है, इसके प्रमुख लाभों का वर्णन कीजिए। तो देखिए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो होता है, तो जो विश्व व्यापार संगठन है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम हैं, तो इन्हीं के आधार पर व्यापार में तरजीह देने के लिए देशों के मध्य में, जैसे एक भारत ने पाकिस्तान को दे दिया, पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, चाइना ने पाकिस्तान को दे दिया, चाइना ने रशिया को दे दिया, तो ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा प्रदान किया जाता है। ठीक है, और ये अपने सहयोगी राष्ट्रों को ही दिया जाता है कि जिसके साथ में हम सहयोग करते हैं। देशों के साथ भेदभाव रहित व्यापार के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा प्रदान किया जाता है। कि जैसे देखिए, जैसे इंडिया है और चाइना है, तो अब इन दोनों के बीच में व्यापार में अधिक प्राथमिकता दे, जैसे चाइना इंडिया को दे, इंडिया चाइना को दे, ऐसी स्थितियां बनती हैं। आयात निर्यात में छूट देनी चाहिए। ठीक है, दी जाती हैं। एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप आयात और निर्यात में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आप छूटें देंगे, शुल्कों में कटौती करेंगे। आयात निर्यात जो होगा वो बिना शुल्क के भी हो सकता है। ठीक है, कि आपने मुक्त व्यापार की जो नीति है उसको अपनाया जाता है। और जो मोस्ट फेवर्ड नेशन जो होते हैं उनके बीच में एक खास स्टेटस दिया जाता है कि जो दोनों देशों के बीच में अच्छे से कार्य कर सके और व्यापार की जो अड़चनें हैं उनको दूर करके एक अच्छी व्यापार की स्थिति को लाया जा सके। ठीक है, अब इसमें और भी क्या चीज़ें होती हैं कि जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन में दर्जा प्राप्त देश जो होते हैं व्यापार में किसी देश की तुलना में घाटे में नहीं रहता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बराबरी की स्थिति दिखाई देती है, एक दूसरे के साथ व्यापार अच्छे से करते हैं, तो ये सारी चीज़ें, प्रक्रियाएं चलती हैं। अब देखिए मोस्ट फेवर्ड नेशन के होने के दर्जा जो प्राप्त होता है किसी भी देश को या कंट्री को, तो उससे कौन कौन से लाभ होते हैं, तो इनको देख लेते हैं। कि जैसे लोन एग्रीमेंट कोई भी होता है, तो लोन एग्रीमेंट के तहत कम ब्याज पर आपको लोन मिल जाता है। विकासशील देशों के लिए यह जो प्रक्रिया है मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। भाई कम से कम हमारे जो उत्पाद हैं उन पर कम से कम शुल्क लगेगा, जिससे वो अच्छे से अच्छे रेट पर बिक सके, उनको लाभ अधिक हो सके। जो छोटे मार्केट है, जो हमारे घरेलू बाजार है, उसको भी इससे फ़ायदा मिल सके। निर्यात पर जो हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट पर जो लागत है, कॉस्टिंग है, वो कम हो। ठीक है, व्यापार लागत अधिक ना हो, जिससे लाभ हमें ज़्यादा हो। ठीक है, आयात पर एक समान शुल्क दिया जाता है। निर्यात, भाई ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करेंगे तभी तो हमें लाभ होगा ना। ठीक है, और आयात पर एक समान शुल्क हो कि जैसे अगर हम कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें एक ही रेट पर शुल्क लगने चाहिए। ठीक है, जो टैरिफ्स हैं वो एक ही सेम रेट पर लगने चाहिए। और क्या होता है कि देखिए संरक्षणवाद से अर्थव्यवस्था की रक्षा भी होती है इससे, कि जैसे आपने दो देशों के बीच में एक दूसरे के साथ में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा आप लोगों ने दे रखा है दो देशों ने बीच में, तो संरक्षण कि जैसे भाई आप अपने देश की चीज़ों को संरक्षित नहीं कर सकते। ऐसा ना हो कि आप अपने देश की चीज़ों को आप कम रेट पर बेचें। ठीक है,
आप उस पर शुल्क ना लगाएं और बाहर से जो ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं उन पर रेट लगाएं अपनी चीज़ों को प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने उत्पादों को ज़्यादा बेचने के लिए। तो ऐसी स्थिति में यह जो प्रक्रिया है मोस्ट फेवर्ड नेशन, तो ये संरक्षणवाद से भी अर्थव्यवस्था की रक्षा करती है, घरेलू बाजारों को भी इसमें लाभ होता है। ठीक है कि भाई मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है, दो देशों के बीच में या अन्य देशों के मध्य मोस्ट फेवर्ड नेशन के तहत, इस दर्जे के तहत दोनों देशों के बीच में जो व्यापार होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है और घरेलू बाजार जो होता है उसको लाभ होता है। ठीक है, देशों के मध्य जो भेदभाव होता है कि भाई हमने कोई टैरिफ बढ़ा दिए या शुल्क प्रशुल्क ज़्यादा बढ़ा दिए, तो ऐसी स्थितियों में ये जो भेदभाव किया जाता है देशों के मध्य में कि चाइना के साथ में कुछ और रेट पर, इंडोनेशिया के साथ में कुछ और रेट पर, भारत के साथ में किसी और रेट पर, तो ऐसी जो ट्रेडिंग होती है ये ना हो सके, किसी के साथ में भेदभाव ना हो सके, ऐसी प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। मुक्त व्यापार के लक्ष्य की बात कही जाती है, मुक्त व्यापार के लक्ष्य को पोषित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपका मोस्ट फेवर्ड नेशन के लाभों को इंगित करती हैं और बताती हैं, जो फ्री ट्रेड है देशों के मध्य उसको आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, और जो जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है या तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।